Hello friends, I am Prithviraj Singh and I warmly welcome you to my channel SciTutorial. Today we will discuss about NIO, National Institute of Oceanography at a glance, which means we will see all aspects of NIO in a short video or in a short session. So get ready, and before getting ready, I want to inform you that this is for national level examination of VVM. We are preparing by discussing within ourselves. Okay, so for this national level examination we will first video will discuss about NIO at a glance, which is a topic of ICAST and contains 20% marks out of 100 in it, which means the whole question papers, out of whole question paper 20% will be of ICAST. और ये नेशनल लेवल जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है VVM का, ये 2019 से 20 तक के लिए का है, 2019 to 20, विच मीन्स जो बच्चे VVM का फर्स्ट लेवल 2020 में दिए थे, ओके, और उनका नेशनल एग्जामिनेशन 2021 में शेड्यूल किया गया है, उनके लिए ये नहीं है. अगर आप इच्छुक हैं तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज दिस इज नॉट फॉर योर प्रिपरेशन. जो बच्चे 2019 में अपना पहला एग्जाम दिए थे VVM का फर्स्ट लेवल, स्कूल लेवल और कह सकते हैं हम, और उनका शेड्यूल्ड था नेशनल लेवल एग्जामिनेशन इन 2020, बट बिकॉज ऑफ नेशन वाइड लॉकडाउन इस बार 2021 में VVM को नेशनल लेवल एग्जामिनेशन करना पड़ रहा है एज रिगार्डिंग इट्स वेबसाइट इंफॉर्मेशन. तो चलिए, मैंने आपको इस सेशन का इंट्रोडक्शन दे दिया है. अब हम NIO एट अ ग्लैंस पर आगे बढ़ते हैं, पर उस पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के बारे में. और एक ज़रूरी बात बता दूं कि अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अगर आप ढूंढ रहे हो स्टडी मटेरियल्स या फिर वीडियोस, इस टाइप के कुछ चीज़ें, तो आप आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मोर वीडियोस के लिए VVM, BHU या फिर किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं. चलिए अब हम शुरू करते हैं. सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर एट ए ग्लैंस की बात की जाती है तो सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट की बारी आती है, क्योंकि इस्टेब्लिश होगा तभी इसके बाकी सारे चीज़ों के बारे में हम बात कर पाएंगे. तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ऐसे तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1966 को. ओके, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस बार का जो स्टडी मटेरियल था अभी तक VVM ने प्रोवाइड नहीं किया है. तो ये मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए कुछ खुद से रिसर्च कर इस पेपर में, इन दोनों पेपर्स में नोट डाउन किया है और जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ. तो अगर इन केस VVM का स्टडी मटेरियल आता है, क्योंकि एग्ज़ाम तुरंत ही आने वाला है, 3rd and 4th अप्रैल को है, तो हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. तो चलिए, हम इस्टेब्लिशमेंट पर थे, अब आते हैं अपने टॉपिक पर. तो इन 1966 में इस्टेब्लिशमेंट हुई, लेकिन किसी भी चीज़ को करने की प्लानिंग हम पहले से करते हैं या फिर करने के बाद करते हैं? पहले करते हैं. इस कारण से इसकी भी प्लानिंग 1960 में की जा रही थी. ओके, जो INCOR एक है, कमिटी है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंस्टिट्यूट किया था. कंस्टिट्यूट करना मतलब उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना. ओके, उनको बनाया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ DN वाडिया. DN वाडिया जो थे चेयरमैन थे, मतलब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट कर रही थी तब DN वाडिया चेयरमैन थे. और FRS ये क्या थे, अब बारी आती है. तो FRS and an eminent मतलब a great geologist, a great geologist. ओके, ये हो गया. अब
मैं आपको बता दूं कि इन 1960 में ही IIOE हुआ था। ये एक तरह का एक्सपीडिशन था। एक्सपीडिशन मतलब हम किसी भी यात्रा पर, ट्रैवल पर, जर्नी पर जाते हैं, लेकिन ये एक रिसर्च एक्सपीडिशन थी। इसका मतलब हम ट्रैवल तो करेंगे लेकिन हमारा पर्पस होगा रिसर्च करना। तो IIOE इंडियन ओशियन एक्सपीडिशन था, जिसके बारे में डिटेल में मैं कभी और बताऊंगा। बस आप ये जान लीजिए 1960 में ही शुरू हुआ था। अब इंडिया को भी इसमें पार्टिसिपेट करना था, क्योंकि ये पहला रीजन इंडियन ओशियन पर हो रहा था। ओके, इंटरनेशनल इंडियन ओशियन एक्सपीडिशन, पहला रीजन कि इंडियन ओशियन पर हो रहा था, तो इंडिया को करना तो जाहिर सी बात थी, पार्टिसिपेट करना। और दूसरी बात यह कि इंडिया ओशियनोग्राफिक रिसर्चेस में कभी भी पीछे नहीं रहा है। इस कारण से इंडिया की उत्सुकता थी कि मैं इस एक्सपीडिशन में पार्टिसिपेट करूं। तो इस एक्सपीडिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। कैसे हम, अगर कोई भी दुर्गा पूजा होती है या फिर सरस्वती पूजा होती है, हमें उसे ऑर्गेनाइज करना रहता है, कुछ भी पूजा या फिर कुछ भी, तो उसके लिए हम पहले चंदा इकट्ठा करते हैं या फिर कुछ मनी कलेक्शन करते हैं। उसका कुछ लीडर होता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी, जिसका नाम था INCOR। INCOR। अब इसका फुल फॉर्म क्या था, अब आप जानना चाहेंगे। तो इसका फुल फॉर्म था इंडियन नेशनल कमिटी ऑन ओशियनिक रिसर्च। मैं यहां लिख देता हूं, इंडियन नेशनल कमिटी ऑन ओशियनिक रिसर्च। मतलब एक ऐसी कमिटी है जो ओशियनिक रिसर्च को कंडक्ट करती है। ओके, ये हमने जान लिया। अब इसी की स्टैब्लिशमेंट की थी, किसने की थी? यहां पे मेन हीरो का रोल प्ले करने वाला है CSIR। अब मैं यहां कुछ मिटा देता हूं, उसके बाद हम बताएंगे कि CSIR क्या है। यहां तक आप, मैं आशा करता हूं, समझ चुके हैं। अब चलिए हम CSIR के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। CSIR जो है वो केमिकल या फिर कोई भी एग्रोकेमिकल हो गया, बायोटेक्नोलॉजिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, इन सभी चीज़ों के रिसर्च में हमेशा आगे रहता है। और इंडिया का यही मतलब सबसे बड़ा है। और जो भी पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं, टोटल टेक्नोलॉजी ऑफ पेस्टिसाइड्स का 25% सिर्फ और सिर्फ CSIR ही हमें देती है। अब CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ देखिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, यहां मैंने लिखा है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इंडस्ट्री से रिलेटेड, साइंटिफिक चीजों से रिलेटेड रिसर्च करना ही इसका काम है। अब CSIR यहाँ मेन हीरो का रोल प्ले क्यों करेगा, ये आप जानना चाहते होंगे। तो हम NIO के बारे में जान रहे हैं, और NIO जो है वो इसी का एक अंडर एक लैब है, नेशनल लेबोरेटरी है। अब NIO है क्या, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल इंडियन ओशियन एक्सपीडिशन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उसका रिजल्ट के मुताबिक IOBC का निर्माण किया गया था। और ये जो IOBC था वो यूनेस्को से एड लेकर, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें मनी फंडिंग चाहिए होती है या फिर कोई भी हेल्प चाहिए होती है, तो यूनेस्को ने मदद की थी, एड की थी। एड मतलब हेल्प होता है, AID। ओके, यूनेस्को के एड से इन 1962 कोचीन में IOBC स्टैब्लिश की गई थी। अब आप जानना चाहते होंगे कि IOBC क्या है और IOBC के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। हम तो NIO के बारे में पढ़ रहे थे। अब इसी के बाद आएगा NIO, जो कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ये है इंडियन ओशियन बायोलॉजिकल सेंटर। ओके, इंडियन ओशियन बायोलॉजिकल सेंटर।
ओके, इंडियन ओशियन बायोलॉजिकल सेंटर, IOBC। मतलब बाद में जाकर 1966 में यही IOBC ही NIO में ट्रांसफॉर्म हो गया था। मतलब इसी को बदल के NIO नाम रख दिया गया और इसको ट्रांसफॉर्म किया गया था। ये थी इंटरनेशनल लेबोरेटरी, यहाँ पर फॉरेन रिसर्चेस भी कंडक्टेड किए जा सकते थे, मगर NIO में जब ट्रांसफॉर्म हो गया तो NIO CSIR के अंडर में आ गया, और CSIR जो है टोटली इंडियन है, तो इसके कारण अब NIO को भी इंडिया के लिए ही सिर्फ काम करना है। अब आप समझ गए व्हाट इज NIO। NIO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जनवरी 1966 में। इट्स क्लियर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते वक्त हम देखेंगे कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं और इस टाइप के चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत ही ओशियनोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च की जाती है, और यहाँ तक कि एक बात कही गई कि NIO का मिशन क्या है, आप जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो मेरा बात सुन लीजिए। NIO का मिशन है कि ओशियनोग्राफी से रिलेटेड अलग अलग नए नए रिसर्च करना और सोसाइटी के लिए उसे अप्लाई करके यूज़ करना, और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए उसे अप्लाई करना। ठीक, मतलब हमारे भलाई के लिए ये ओशियनोग्राफी में रिसर्च करता है और नॉलेज गैदर करता है। अब चलिए एट अ ग्लैंस में हम आगे बढ़ते हैं। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? एस्टैब्लिशमेंट तो हो गई, अब हेड क्वार्टर कहाँ है? गोवा में। दिस इज गोवा। गोवा में कहाँ है? गोवा भी तो बहुत बड़ी जगह है, तो डोनापौला, मतलब DONAPAULA, डोनापौला गोवा, यहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर है। अब ये इतनी बड़ी संस्था है तो सिर्फ हेडक्वार्टर से काम इसमें नहीं चलने वाला है, हमें और भी अलग अलग रीजन्स में सेंटर चाहिए जिन्हें हम रीजनल सेंटर कहते हैं। तो उनके एड्रेसेस हैं एज फॉलोज: कोची, मुंबई एंड विशाखापट्टनम। इन 3 जगहों पर इसके रीजनल सेंटर्स हैं। अब CSIR के अंदर ये एक है। अब आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि CSIR के अंडर में टोटल 37 नेशनल लेबोरेटरीज हैं। 37, ये NIO वन ऑफ द 37 है। ओके, 37 में से एक है। अब आगे बढ़ते वक्त हम देखें, जब ये एस्टैब्लिश हुआ था तो ये उतना ज़्यादा बड़ा संस्था नहीं था, ये छोटा सा था, मतलब उतना भी छोटा नहीं, लगभग ठीक ठाक मिला जुला के। धीरे धीरे ये ग्रो किया, ग्रो करते करते ये अपना इंटरनेशनल रेपुटेशन हासिल किया। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी बुक होती है बहुत अच्छी तो हम कहते हैं इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में ये बेस्ट सेलिंग ऑथर की बुक है। इसी तरह से NIO ने भी अपना इंटरनेशनल रेपुटेशन हासिल किया, प्रतिष्ठा पाया। और क्या हुआ कि इसके अंदर जो भी इक्विपमेंट्स के एडवांसमेंट थे वो बढ़े, मतलब और एडवांस्ड इक्विपमेंट्स आए, रिसोर्सेज फॉर रिसर्च बढ़े। इस टाइप से NIO ने अपना ग्रोथ किया, डेवलपमेंट किया। अब उसके बाद हम आते हैं, इसकी फोकस कहाँ है? मतलब ये फोकस जो है अपने रिसर्च एरिया पर क्या करना चाहता है? तो फोकस इज ऑन ऑब्जर्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्पेशल ओशियनोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन ओशियन। पहली बात, ये इंडियन ओशियन के लिए ही बना है और ये इंडियन ओशियन पर ही रिसर्च करता है। ये बात बहुत ही मेन ऑब्जेक्टिव हो सकती है आपके एग्जाम के लिए। इंडियन ओशियन पर ही ये रिसर्च करता है, और इंडियन ओशियन से जो भी रिसोर्सेज आते हैं, मरीन रिसोर्सेज लाइक फिश या फिर मेटल्स हम निकालते हैं ओशियन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इस टाइप के कोई भी रिसोर्सेज आए इंडियन ओशियन से तो उसको, इसका काम है ऑब्जर्व करना और उसे अंडरस्टैंड करना, मतलब समझना। अब हमें NIO का फोकस पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमें पता चलेगा
कि इसके जो भी रिजल्ट्स हैं, रिसर्च जो हम करते हैं उसके कुछ भी रिजल्ट्स आते हैं, जैसे कर्म का फल होता है वैसे ही रिसर्च का रिजल्ट होता है। तो इसका मोर देन 5000 रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हो चुका है। इसका जो भी काम था वो लगभग मोर देन 5000 रिसर्च आर्टिकल्स में पब्लिश हुआ है। ओके, इट्स क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके स्पेस के बारे में थोड़ा बात कर ली जाए, या फिर स्ट्रेंथ के बारे में अलग भाषा में हम इसे कह सकते हैं। तो 200 साइंटिस्ट इसमें काम कर सकते हैं। कितने साइंटिस्ट काम कर सकते हैं? 200 साइंटिस्ट और 100 टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ। टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ मतलब कुछ भी कंप्यूटराइज्ड चीज़ों को हम टेक्निकल कह सकते हैं। तो उस टेक्निकल को सपोर्ट करने के लिए जो स्टाफ होते हैं वो टोटल यहाँ पे 100 होते हैं, और जो साइंटिस्ट होते हैं जो रिसर्च करते हैं वो 200 होते हैं उनकी संख्या। अब यही स्ट्रेंथ इसकी, इसे कंट्री की सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ओशियनोग्राफिक साइंटिस्ट, मतलब जो साइंटिस्ट ओशियनोग्राफी में रिसर्च कंडक्ट करते हैं उनकी नंबर ऑफ साइंटिस्ट्स इस ऑर्गेनाइजेशन में पूरे कंट्री इंडिया में सबसे ज़्यादा है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे वक्त हमें पता चलेगा कि इसके रिसर्च एरियाज क्या क्या है, मतलब मेनली ये कौन कौन सी एरियाज में अपना रिसर्च कंडक्ट करती है। तो चलिए साथ में इसे लिखते हैं और जानते हैं। सबसे पहला बायोलॉजिकल, और ये बताने से पहले मैं बता दूं कि ये सभी ओशियनोग्राफीज के ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस कहने का मतलब है ओशियनोग्राफी। ओके, फर्स्ट। सेकंड हमारा हो गया केमिकल, मतलब ओशियनोग्राफी का ही जो भी आया वो बायोलॉजिकल रिसर्च भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म का या फिर कोई प्लांट्स का। उसी तरह से केमिकल रिसर्च भी हो सकता है ओशियनोग्राफी से रिलेटेड, जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल केमिस्ट्री का पार्ट आ गया और उसमें कुछ केमिकल्स को हम रिसर्च करें तो उसे कह सकते हैं केमिकल। तब हम थर्ड नंबर पे देखते हैं जियोफिजिकल। जियोफिजिकल मतलब हो गया बीच, जो भी ज्योग्राफिक कंडीशंस को मैच करता है, और फिजिकल मतलब हमारा बाहरी अपीयरेंस, जैसे वाटर हो गया, बीच हो गया, सैंड हो गया, सब फिजिकल चीज़ें हैं जो कि ज्योग्राफी कंडीशंस को भी लागू करते हैं। अब फोर्थ नंबर हमारा क्या है? फिजिकल। इसमें ओनली फिजिकल चीज़ों पर ही फोकस किया जाता है। तो ये सभी रिसर्च एरियाज हैं। और एज वेल एज अब हमारा बहुत सारी टाइप की इंजीनियरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इस टाइप से ओशियन इंजीनियरिंग भी होती है। ओशियन इंजीनियरिंग। ओके, अब सेकंड है हमारा मरीन इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है ओशियन से रिलेटेड चीज़ों में, सीज में, कहीं भी, तो जो हमारा होता है वो इंस्ट्रूमेंट, उसे हम मरीन इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। और उसके एडवांसमेंट के लिए जो रिसर्च की जाती है उसे हम कह सकते हैं मरीन इंस्ट्रूमेंटेशन। अब हमारा बाद में आता है मरीन आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब हम जानते हैं कि बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, इस टाइप के चीज़ें। अब जैसे आप कभी कभी सुने होंगे कि समुद्र के नीचे एक शहर पाया गया, इस टाइप से कुछ भी आर्कियोलॉजिकल चीज़ें जो पाई जाती हैं मरीन से रिलेटेड। मरीन वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूँ सीज और ओशियंस को से रिलेटेड कुछ बताने के लिए। तो हम यहाँ कह सकते हैं मरीन आर्कियोलॉजी। ओके गाइस, ये हो गया हमारा। अब ये सभी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये NIO के रिसर्च
एरियाज हैं टोटल। अब हम रिसर्च वेसल के बारे में बात करते हैं कि कितने रिसर्च वेसल्स को ऑपरेट करती है। अब देखिए, जैसे आसमान में अगर आपको रिसर्च करना हो तो आपको एरोप्लेन की ज़रूरत पड़ेगी। उसे आप नाम दे सकते हैं रिसर्च प्लेन, रिसर्च जेट, कुछ भी इस टाइप का। स्पेस में करना हो रिसर्च रॉकेट, इस टाइप से आप नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको वाटर बॉडीज में जाकर कुछ रिसर्च करना है तो आपको नाव टाइप का स्ट्रक्चर चाहिए होगा, और कहीं ना कहीं नाव को हम वेसल कहते हैं, और ये रिसर्च कंडक्ट करेगी, इसीलिए इसे रिसर्च वेसल कहते हैं। तो कितने रिसर्च वेसल को ये ऑपरेट करती है? आरवी। आरवी जो शॉर्ट फॉर्म है ये रिसर्च वेसल का है। आप कहीं भी देखिएगा आरवी तो उसे देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है हमारा है सिंधु संकल्प, आरवी सिंधु संकल्प, और आरवी सिंधु संकल्प हो गया। अब साधना, ये नाम आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आरवी सिंधु दोनों में सेम है। एक का नाम है संकल्प और एक का नाम है साधना। ठीक, बस टाइटल अलग है, फर्स्ट नेम सेम ही है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके लाइब्रेरी की बात की जाए तो उसकी तो कोई जवाब ही नहीं है। 15,000 बुक्स है उसमें रिलेटेड टू ओशियनोग्राफी और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ओशियनोग्राफी, और 20,000 रिसर्च जर्नल्स हैं। ये मैंने लिखा 20,000 रिसर्च जर्नल्स और 15,000 बुक्स। ये होने के कारण ये इंडिया में ओशियनोग्राफी से रिलेटेड सबसे बड़ी लाइब्रेरी घोषित की जा चुकी है। मतलब इंडिया में ओशियनोग्राफी से रिलेटेड किसी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो है वो NIO के पास है, जिसका स्ट्रेंथ है 15,000 बुक्स एंड 20,000 रिसर्च जर्नल्स। अब आगे बढ़े तो हम यहाँ बात करने वाले हैं कि अप्लाइड रिसर्च एरियाज। ये तो बेसिक रिसर्च एरियाज हमने पिछले कुछ मिनट पहले देखा था। अब हम अप्लाई करना मतलब किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू बताना। तो अप्लाइड रिसर्च एरियाज में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। हम अब उन एरियाज को जानने वाले हैं जो अप्लाइड रिसर्च एरियाज हैं। और एक बात है कि जो भी जैसे इंडस्ट्रीज में मेनली साइंस कॉन्सेप्ट हम ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज में उसको अप्लाई किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो इसी कारण से NIO जो अपना अप्लाइड रिसर्च एरियाज में रिसर्च कंडक्ट करती है, उसमें कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज का भी इंटरेस्ट होता है। तो क्या होता है कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो NIO को इस काम में मदद करने के लिए स्पॉन्सर करती है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब मैं एरियाज जो मैंने अभी आपको बताया अप्लाइड रिसर्च एरियाज के बारे में हम अभी देखने जाने वाले हैं कि ये होता क्या है। अप्लाइड रिसर्च एरियाज में आप गिन सकते हैं ओशियनोग्राफिक डेटा कलेक्शन, मतलब जो भी डेटा हमें रिसर्च करने के दौरान मिली या फिर प्राप्त हुई, आप जो भी यूज़ करें वर्ड, तो जो भी कलेक्ट किया गया डेटा उसे हम अप्लाइड रिसर्च एरिया मान सकते हैं और कह सकते हैं। सेकंड हो गया मेंटल इम्पैक्ट। ओके, अब थर्ड नंबर जो है वो हो गया मॉडलिंग। मैं ये सब लिखने के बाद आपको समझा देता हूं कि ये है क्या। मॉडलिंग टू प्रेडिक्ट environmental impact। ओके, ये देखिए ये है क्या। पहले ये है क्या मैं यहां लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको बता दिया कि अप्लाइड रिसर्च एरियाज आखिर है क्या, और ये जो चीज़ें हैं ओशियनोग्राफिक डेटा कलेक्शन, और ये भी डेटा कलेक्शन भी मैंने बता दिया है। अब इन्वायरमेंट का जो भी इम्पैक्ट होता है,
जैसे अलग अलग इन्वायरमेंट आप चाहें तो बांट सकते हैं, जैसे लैंड में अलग इन्वायरमेंट होता है, ओशियन में एक्वेटिक लाइफ अलग ही दुनिया होती है। तो उससे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है उसमें भी NIO जो है अपना रिसर्च करता है, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को रिसर्च करने के साथ साथ प्रेडिक्ट भी करता है। उसके लिए वो मॉडल बनाता है, जैसे अर्थ का हम ग्लोब जो है वो एक मॉडल है, उसी तरह से कुछ मॉडल बनाकर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन आवर सराउंडिंग्स को प्रेडिक्ट करता है, मतलब संभावना निकालता है या फिर समझने की कोशिश करता है कि क्या होने वाला है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जैसे डॉक्टर्स कंसल्ट करते हैं किसी पेशेंट को किसी प्रॉब्लम पर, इसी टाइप से NIO भी जो है वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। किस चीज़ों में? तो पहला हो गया मरीन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब जो मरीन का इन्वायरमेंट हुआ, जैसे मैंने आपको बताया लैंड इन्वायरमेंट और मरीन इन्वायरमेंट, तो मरीन इन्वायरमेंट सीज और ओशन से रिलेटेड, उसके प्रोटेक्शन के लिए जो कंसल्ट होता है उसमें भी NIO पार्टिसिपेट करती है। तो पहला है मरीन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। Sorry for the noise, but because of the exam is at hand, we have to conduct this session now. Okay, second number पे आता है coastal, COASTAL. Okay, coastal zone regulation. रूल्स एंड रेगुलेशन का नाम तो हमने बचपन से सुना ही है, तो रेगुलेशन मतलब उसी टाइप का कुछ होता है, आप समझ सकते हैं। और कोस्टल जोन जो हुआ, जो समुद्र से या फिर किसी ओशियन से सटा हुआ तट है, जो भी लैंड एरिया है, उसे हम कोस्टल एरिया कहते हैं। तो जो कोस्टल जोन है उसका रूल्स एंड रेगुलेशन पर भी NIO अपना कंसल्टेंस मतलब बातचीत करती है, डिस्कशन करती है। अब ये हमने देख लिया, अब हमारे 3 पॉइंट्स और बाकी है गाइस। सो ज़्यादा टाइम लेने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अच्छे से मैंने रिसर्च किया था तो मैंने सोचा आपको भी कोई फ़ायदा हो जाए। अब हमारा है लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ ओशियन साइंटिस्ट। ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि 200 साइंटिस्ट इसमें काम करते हैं ओशियनोग्राफी से रिलेटेड। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करती नहीं है, रिसर्च करना सिखाती भी है। इट मीन्स इट हैज़ अ स्कूल, it has a school of oceanography, मतलब जिसमें ओशियनोग्राफी सिखाया जाता हो, ओशियनोग्राफी पढ़ाया जाता हो, ऐसा स्कूल है इसके पास जो कि अंडर में है, अंडर द अकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च। इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है, तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे तो ये पूछा जा सकता है कि SIR, इसका फुल फॉर्म क्या है, ACSIR। तो ये स्कूल ऑफ ओशियनोग्राफी है NIO के पास, जिसको सुपरवाइज करती है या फिर जो किसके अंडर में है, ACSIR। उसका फुल फॉर्म है एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च। ओके, चलिए अब हम लास्ट टॉपिक जो कि हमारा बच गया है उस पर हम बात कर लेते हैं कि टोटल यहाँ पर 300 अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स एवरी ईयर अपना प्रोजेक्ट पर, कोई भी उनका प्रोजेक्ट जो होता है उस पर रिसर्च करने आते हैं NIO में। एवरी ईयर लगभग 300 अंडर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। चलिए, हमने NIO एट अ ग्लैंस बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आया हो तो लाइक करके हमें मोटिवेट करें, और अगर आप इस तरह की और भी एग्जाम की प्रिपरेशंस की वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए गाइस, अगले सेशन में मिलेंगे। अगले सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ NIO, मतलब NIO ने रिसर्च जो कंडक्ट की
उसमें क्या रोल निभाया इसने, इस टाइप की चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम वीवीएम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए गाइस, बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।